बच्चों, आज हम लोग देखते हैं अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। गुणों के आधार पर संख्याओं को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। पहला है प्राकृत संख्याएं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स और इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर n से दर्शाते हैं। परिभाषा: जिन संख्याओं का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। गणना का अर्थ क्या है? गणना का अर्थ है सामान्य जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पैसों का हिसाब, चीज़ों को गिनना आदि कार्य, इनको कहते हैं गणना करना। तो जिन संख्याओं का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, अर्थात जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, पैसों का हिसाब, चीज़ों को गिनने आदि में जिन संख्याओं का उपयोग होता है उन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और इसे समूह के रूप में इस तरह से लिखा जाता है n। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से दर्शाते हैं, इसलिए लिखेंगे n बराबर, सर्पिलाकार कोष्टक लगाते हैं, उसके आगे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आगे डॉट डॉट, मतलब 8 के बाद आने वाली सभी संख्याएं, उसके बाद 100, 100 के बाद आने वाली संख्याएं, फिर 1000, 1000 के बाद आने वाली सभी संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना असंभव है। क्योंकि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में 1 और जोड़ दें तो वह संख्या पिछली संख्या से और बड़ी हो जाती है। जैसे एक संख्या सोचिए, 1 करोड़, एक बड़ी संख्या हम सोच लेते हैं 1 करोड़, किंतु उसमें 1 और मिला दिया जाए, 1 रुपया और मिला दिया जाए तो वो 1 करोड़ 1 हो जाता है, मतलब पिछली संख्या से और बड़ा हो जाता है, 1 करोड़ से बड़ा हो जाता है। यदि हम सोचें 1 अरब, एक संख्या 1 अरब सोचते हैं, किंतु उसमें 1 और मिला दें तो 1 अरब 1 हो जाता है, जो कि पिछली संख्या से और बड़ा हो जाता है। इस तरह से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में 1 और मिला देते हैं तो वो संख्या और बड़ी हो जाती है। इस तरह से हम सबसे बड़ी संख्या नहीं लिख सकते, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना असंभव है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या याद रखें, किसी भी चीज़ को गिनते समय सबसे पहले हम 1 से गिनना शुरू करते हैं। उंगलियों को गिन के देखिए, अपने हाथ की उंगलियों को गिनना शुरू करेंगे तो गिनने के लिए शुरू करते हैं 1 2 3 4, 1 से शुरुआत करते हैं। इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना संभव नहीं है। नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं होल नंबर्स और इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर W से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा: प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। प्राकृत संख्याएं ये सभी हैं। इन संख्याओं के समूह में हम एक और संख्या जोड़ देते हैं, शून्य। इसी प्राकृत संख्याओं के समूह में हम एक संख्या और जोड़ देते हैं, शून्य। तो शून्य के साथ जो समूह बनता है नया, वो कहलाता है पूर्ण संख्याओं का समूह। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 डॉट डॉट डॉट, 100 के बाद आने वाली सभी संख्याएं। तो ये संख्या प्राकृत संख्याओं का समूह है। इसमें हम शून्य जोड़ देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य शामिल करते हैं, तब यह जो नया समूह बनता है जिसमें शून्य भी शामिल है, संख्याओं का यह समूह पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। और इस समूह की प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। नंबर 3, पूर्णांक संख्याएं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स और इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर Z से दर्शाते हैं। परिभाषा: प्रत्येक प्राकृत संख्याओं, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समूह के रूप में इसे इस तरह से दर्शाया जाता है, देखते हैं। Z बराबर प्राकृत संख्याएं, यहाँ से लेकर इधर प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिए हैं और इन्हीं प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक को भी शामिल कर दिए हैं। तो इस तरह से प्राप्त होने वाला संख्याओं का यह समूह पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। तो याद रखेंगे, पूर्णांक संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं, शून्य और प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं और यह समूह पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। 5 के आगे डॉट डॉट, मतलब 5 के आगे आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिख सकते, इसलिए डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है। -3 के आगे, ऋण 3 के आगे, इस ओर पीछे ऋण 3, इसके पीछे ऋण 4 होगा, फिर ऋण 5, ऋण 6, आगे हम सबसे शुरुआत वाली संख्या नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है।
नंबर 4 परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। इसे कैपिटल अक्षर Q के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। बराबर चिन्ह के ऊपर कट है, इसका अर्थ है कि बराबर नहीं है। Q शून्य के बराबर नहीं है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q पूर्णांक है। मतलब P के स्थान पर कोई भी पूर्णांक आएगा, इसमें से कोई भी संख्या आएगी, Q के स्थान पर भी इस ग्रुप में से कोई भी संख्या आएगी, लेकिन Q शून्य के बराबर नहीं होगा। मतलब हर में नीचे में शून्य नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब बटे के रूप में लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, और P और Q मतलब अंश और हर की संख्या दोनों पूर्णांक होना चाहिए, इस समूह में से होना चाहिए। ये पूर्णांक संख्याओं का समूह है, तो इसी समूह में से होना चाहिए P और Q, अंश और हर की संख्या, और हर की संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर ऋण 3 एक पूर्णांक है जो अंश में है, अर्थात P है, और 2 भी एक पूर्णांक है जो Q है, अर्थात हर में है, और ये 2 शून्य के बराबर नहीं है, Q शून्य के बराबर नहीं है, मतलब 2 शून्य के बराबर नहीं है, तो यह संख्या ऋण 3/2 यह परिमेय संख्या है। इसी तरह से 3/4, 3 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। यहाँ देखिए ये पूर्णांक संख्याओं का समूह है। 3 और 4 दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, और इन दोनों का बटे के रूप में, अंश व हर के रूप में लिखा जाना, यह एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से एक और उदाहरण है ऋण 6/7, यह भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 0/1 यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में लिखा है Q शून्य के बराबर नहीं होता है, मतलब हर शून्य के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर हर शून्य नहीं है, हर यहाँ पर 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अंश में शून्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंश के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। अंश पूर्णांक है, P पूर्णांक है, केवल इतना लिखा गया है, और शून्य भी पूर्णांक संख्या है, तो अंश में शून्य हो सकता है, किंतु हर में शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं का समूह को देखते हैं। Q बराबर, परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं, तो लिखे हैं Q बराबर ... क्योंकि सबसे शुरुआत की जो ऋणात्मक संख्या होगी उससे लिख पाना असंभव है, इसलिए ... कर दिया गया है। कुछ संख्याओं को लिखते हैं ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, फिर 1, 2, 3, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। यह शून्य है और यह प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक है। तो यह तीनों तरह की संख्याएं परिमेय संख्या में शामिल होती हैं। इनके अलावा किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच का दशमलव वाली संख्या या तो भिन्न के रूप में संख्या, ऋणात्मक भिन्न संख्या, ऋणात्मक दशमलव संख्या, सामान्य ऋणात्मक संख्या, शून्य, और सभी प्राकृत संख्याएं या धनात्मक संख्याएं, और किन्हीं भी 2 धनात्मक संख्याओं के बीच की संख्या, चाहे वो भिन्न के रूप में हो चाहे वो दशमलव के रूप में हो, इन सभी संख्याओं का समूह कहलाता है परिमेय संख्याओं का समूह। तो परिमेय संख्याओं के समूह में शामिल होती हैं सभी प्राकृत संख्याएं या धनात्मक संख्याएं, शून्य, सभी प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक, और किन्हीं भी 2 ऋणात्मक संख्याओं के बीच की संख्या, चाहे वो भिन्न के रूप में हो चाहे वो दशमलव के रूप में हो, अर्थात ऋणात्मक भिन्न संख्याएं, ऋणात्मक दशमलव संख्याएं। इसके अलावा धनात्मक भिन्न संख्याएं और धनात्मक दशमलव संख्याएं, किन्हीं भी 2 धनात्मक संख्याओं के बीच की संख्या, चाहे वो भिन्न रूप में हो चाहे वो दशमलव रूप में हो, इन सभी संख्याओं का समूह कहलाता है परिमेय संख्याओं का समूह, और इस समूह की सभी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसे कहते हैं अंग्रेजी में इर्रेशनल नंबर्स। जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात परिमेय संख्याओं के समूह में जो संख्याएं हैं उसके अलावा जो संख्याएं हैं वे अपरिमेय संख्याएं हैं। जो परिमेय नहीं हैं वे अपरिमेय हैं। जैसे उदाहरण के रूप में करनी 2, इसको √2 ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, √2, √3, √5, √7, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हिंदी में। करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का करनी, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। पाई का मान 22/7 भी होता है। करनी 11, करनी 13, करनी 17, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं के अलावा ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव अशांत आवर्ती होता है, अर्थात दशमलव रूप खत्म नहीं होता है, ... आगे चलता रहता है, खत्म नहीं होता है, ऐसी संख्याएं भी, ऐसी दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2/3,
एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव रूप देखते हैं। 2 को भाग देंगे 3 से, 3 शून्य शून्य, यहाँ से बचा 2। अब दशमलव लगाते हैं, 0, 3 छक 18, फिर 20 में से 18 घटाने पर आता है 2। दशमलव लगा चुके हैं, फिर 0 लगाएंगे, फिर 20 हो गया, 3 छक 18, फिर 20 में से 18 घटाने पर आता है 2, फिर दशमलव के 1 शून्य, फिर भाग देंगे 3 छक 18। इस तरह से ये भाग चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता है। तो यह संख्या कहलाता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और इस तरह की अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 6, वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रियल नंबर्स। अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। परिभाषा, जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए 2 एक परिमेय संख्या है और करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पर हम देखे हैं करनी 3 अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। इन दोनों से मिलकर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर यह संख्या बनी है 2√3, 2 करनी 3। तो यह संख्या कहलाती है वास्तविक संख्या। इसमें ये 2 परिमेय संख्या है और करनी 3 अपरिमेय संख्या है। और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर यह संख्या बनी है 2 करनी 3। यह संख्या वास्तविक संख्या है। परिभाषा है, जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।